बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए आई जस्ट वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस। आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज हैं, यू हैव 10,000 रुपीज इन योर अकाउंट एंड मैंने आपको 10,000 रुपीज गूगल पे से, जी हाँ आपने मोबाइल से गूगल पे से आपको ट्रांसफर किए। क्वेश्चन नंबर 2, आपके अकाउंट में फिर से 10,000 रुपीज हैं, मैंने फिर से आपके अकाउंट में गूगल पे से अपने मोबाइल से 10,000 रुपीज ट्रांसफर किए, बट इस बार ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया। व्हाट यू हैव टू टेल मी कि पहले केस में, इन द फर्स्ट केस आपके अकाउंट का बैलेंस क्या होगा एंड इन द सेकंड केस जब ट्रांजैक्शन फेल्ड हो गया है तब आपके अकाउंट का बैलेंस अब क्या होगा। इफ यू आर केपेबल, अगर आप इन सवालों के जवाब देने में सक्षम हैं तो लेट मी टेल यू, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट आप ऐसे बना लेंगे। बात करते हैं आगे। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपसे नहीं पूछूंगा, बट आप फिर भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे, फोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। यू कैन व्हाट्सएप मी। शुरू करते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब चैनल एड्यूथाला। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नीड फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? Preparing a bank reconciliation statement is necessary for 1. It helps in identifying the difference between cash book and passbook. अब इस टर्म को समझने के लिए आपको सिंपल सा समझना है दोस्तों कि एक तो आपको पता होता है, यू हैव एन आइडिया कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस अवेलेबल है। यू हैव एन आइडिया दैट इन माई बैंक अकाउंट देयर मे बी 10,000, देयर मे बी 20,000 एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज द रियलिटी कि आपके बैंक अकाउंट में रियल में कितना पैसा है। इन दोनों ही चीजों में डिफरेंस होने के बहुत से रीजन हो सकते हैं। पासबुक में हम एंट्री नहीं करवाते हैं, वो भी एक रीजन है, बट वो कौन सी एंट्रीज हैं जो मिस हो गई आपकी नॉलेज से, वही बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का कारण है। उनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, बट बेसिकली एक बिजनेस की कैश बुक और एक बिजनेस की पासबुक, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हैं उनको रिकंसाइल करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। एक्चुअल बैंक बैलेंस जानने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इट इज अ मेजर टूल फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को नोट करने के लिए की जाती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। से यू हैव 100 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट एंड यू आर फुली कॉन्फिडेंट कि मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली ट्रांजैक्ट 100 रुपीज, मे बी यू विल गो टू अ शॉप, आप उस शॉप पे 100 रुपीज का पेमेंट कर रहे थे, नोइंग दैट कि योर अकाउंट इज हैविंग 100 रुपीज एज बैलेंस, बट व्हेन यू एक्चुअली स्कैन द क्यूआर और आप पेमेंट करने लगे तो यू रियलाइज्ड दैट द पेमेंट इज फेल्ड। आपके अकाउंट में 100 नहीं 80 रुपीज बचे हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बैंक ने उस फाइनेंशियल ईयर के 20 रुपीज कट कर दिए थे एज मे से एटीएम चार्जेस, से एसएमएस चार्जेस, और ये डिफरेंस आपकी नॉलेज में नहीं था। ये एक ऐसे ट्रांजैक्शन का एग्जांपल है जिसकी वजह से पासबुक और आपकी कैश बुक में अंतर हो सकता है। तो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के डिफरेंसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। एक्चुअल बैंक बैलेंस आप इससे जान पाएंगे, ये पॉइंट नंबर 2 पे भी लिखा हुआ था, रिपीट हो गया। लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग रिवाइज्ड कैश बुक। दोस्तों जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली 20 रुपीज कट गए हैं तो आप जो अपने घर पे अपना कैश बुक मेंटेन कर रहे होंगे, घर पे तो जनरली नहीं होता, बट बिजनेस हाउस में या पोस्ट ऑफिस में या बैंक्स के अंदर या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर बड़ा कैश ट्रांजेक्शन है, वहां पर यू हैव अ चांस टू क्रिएट ए रिवाइज्ड कैश बुक विच विल बी एट पार विद द ट्रू बैंक balance, and most importantly it helps in preventing embezzlement of money from the bank account. So बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब टाइम टू टाइम बनाया जाएगा तो आप अपडेटेड रहेंगे उस डिफरेंस से जो कि आपकी कैश बुक और पासबुक के बीच में क्रिएट हो रहा है, जिसके मल्टीपल रीजंस हैं व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। हम देख लेते हैं। रॉन्ग एंट्री बाय बैंक।
दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किसी और की एंट्री आपके अकाउंट में कर दी जाए, किसी आपकी एंट्री किसी और के बैंक अकाउंट में कर दी जाए, या कई बार आप देखते हैं कोई एडिशनल चार्जेस लगा दिए जाते हैं, या कोई इंश्योरेंस का पैसा काट दिया जाता है। तो ऐसे रॉन्ग एंट्री जो होते हैं, जो आपके नॉलेज में नहीं आए, बट एक्चुअली बैंक पासबुक जो आपने चेक की तो उसमें आपको मिला दैट द बैंक हैज डिडक्टेड 100 रुपीज फॉर अ इंश्योरेंस यू नेवर अप्लाइड फॉर। आपने कभी अप्लाई नहीं किया था उस इंश्योरेंस के। अगर ऐसा होता है तो इस तरह की रॉन्ग एंट्रीज जो होती हैं डिफरेंस का कारण बनती हैं बैंक पासबुक के बैलेंस में और जो बैलेंस आपकी कैश बुक में, या आप अपने पर्सनली लेके चलिए कैश बुक को मान लीजिए आपका खुद का जो आपको पता है। अगर हम मान लेते हैं तो इस तरीके से हम पर्सनली इन्वॉल्व होकर बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को सीख सकते हैं। टाइम लैग, देखिए सिंपल सी बात है, मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, मैंने आपको 50,000 रुपीज का चेक इशू किया। द मोमेंट आई इशूड 50,000 रुपीज चेक, मैंने तो ये मान लिया कि मेरे खाते में भी 50,000 रुपए बचे हैं और मैंने अपनी कैश बुक में से उस चेक की एंट्री करके माइनस भी कर दिया, कहीं ना कहीं एंट्री तो होगी। यू गो टू पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे ही कुछ होता है ना, या बैंक में भी ऐसे ही कुछ होता है। जैसे ही वो आपको चेक हैंड ओवर करते हैं वो अपने अकाउंट्स में दिखा देते हैं कि हमने चेक इश्यू कर दिया, बट रिकंसिलिएशन हैज टू बी डन क्योंकि चेक अभी इश्यू हुआ है। उसके बाद आपका जिसको आपने वो चेक इश्यू किया है उस चेक को प्रेजेंट करेगा अपने बैंक में, फिर आपका अकाउंट डेबिट होगा, तब कहीं जाके दोनों बैलेंसेस मिलेंगे। सर्वर एरर हो सकता है, भाई आपके खाते में से पैसे कट गए लेकिन सर्वर की वजह से पहुंचे नहीं। कई बार यूपीआई रिटर्न, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक 5,000 रुपीज का यूपीआई ट्रांजैक्शन किया, ये यूपीआई रिटर्न वाला आपको किसी एनसीईआरटी किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ये मेरा पर्सनली मेड एग्जांपल है फॉर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एंड करंटली इफ वी से यूपीआई इज अ मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ मनी, सो बीआरएस में इस चीज को अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो यूपीआई रिटर्न से मेरा तात्पर्य यह है कि से आप लोगों ने एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करवाया, आप एक वेंडर हैं, आपने एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करवाया, या मैं उल्टा लेके चलता हूं, आपने किसी को यूपीआई ट्रांजैक्शन किया बट दैट यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल्ड, बट आपके अकाउंट से पैसा डायरेक्ट हो गया, यानी आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज थे, एज पर बैंक अब वो 5,000 रुपीज रह गए, बट वो यूपीआई का रिटर्न अभी तक आया नहीं है। तो एज अ बिजनेस हाउस आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई हमारा कोई पैसा नहीं कटा, हम पे 10,000 रुपीज है, बट अभी तक यूपीआई रिटर्न जो है वो प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी वो इन द सर्वर है, इन द गेटवे है। तो भाई बैंक में आपके 5,000 दिखाएगा, आप उसे 10,000 अपनी कैश बुक में रखेंगे क्योंकि आपने तो माइनस किया ही ना, यूपीआई तो फेल हो गया। तो इस केसेस की वजह से भी, एन केसेस की वजह से भी डिफरेंस आता है पासबुक और कैश बुक के बारे में। डायरेक्ट पेमेंट्स हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है, एंड आपकी कंपनी के अंदर आपने कहा कि आप हमें चेक से पेमेंट कर दीजिए या हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दीजिए। किसी ने आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए बट उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक आपके पास नहीं आई है, तो ये डायरेक्ट पेमेंट डिफरेंस का कारण बन सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, भाई आपकी हर साल 1 जुलाई को इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकम टैक्स, फोन का बिल, ये सब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस लगे हो कि भाई मेरे फोन का बिल जो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कट जाए। 900 रुपए का बिल हुआ, बिजली का बिल, आजकल होता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेटीएम से कन्फिगर कर देते हैं और डायरेक्टली कट जाते हैं, आपके बैंक अकाउंट से कट गया, बट अभी क्योंकि आपने पासबुक में एंट्री नहीं कराई है तो आपके कैश बुक में बैलेंस ज्यादा ही चल रहा है। ये भी एक रीजन होता है डिफरेंसेस का। ये मॉडर्न रीजन है जो मैंने कंपाइल की हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट की एंट्री जब तक आप बैंक में जाके करवा नहीं लेंगे तब तक आप अपना बैलेंस बढ़ाएंगे नहीं। ये एक मेजर रीजन है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है बनाया जाता है। आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उस कंपनी ने आपको डिविडेंड भेजा बट आपकी इंफॉर्मेशन में नहीं आया क्योंकि अभी आपने बैंक से एंट्री नहीं कराई, आपने बैंक का एसएमएस नहीं देखा। ये भी एक रीजन हो सकता है कैश बुक और आपकी पासबुक में डिफरेंस का। एरर्स, गलतियां हो जाती हैं भाई, गलती से भी आपका रीजन हो सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिससे डिफरेंस आ जाता है। ओमिशन, भाई कोई आपने ऐसा ट्रांजैक्शन किया पूरा ही ओमिट कर दिया, आपने 10,000 का पेमेंट किया था बट आपने कैश बुक में या पासबुक में कहीं भी वो होना ही रह गया, टोटली ओमिट हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ एरर ओनली, एरर ऑफ ओमिशन, टोटली ओमिट हो जाना, तो वो भी एक केस बनता है जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से फायदा क्या होगा। हमने पीछे पढ़ लिया कि भाई आपको दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों आ रहा है वो पता चल जाएगा, बट द रॉकेट साइंस इज कि आप लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाएंगे कैसे। दोस्तों जस्ट यूज द कॉमन सेंस। अगर
आपके पास इंटरेस्ट आया है पासबुक में और कैशबुक में नहीं आया, तो अब ले आओ। अगर आपके किसी बैंक ने रॉन्ग एंट्री कर दी है, आपको पता है रॉन्ग है, तो आप सही एंट्री कर दीजिए। आपने इंश्योरेंस का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखा है, आपके पैसे कट गए बैंक में से, तो भाई अपनी कैशबुक में से भी काट लीजिए। अगर कोई चीज ओमिट हो गई है देन नाउ रिकॉर्ड इट। अभी कोई एरर हो गया देन करेक्ट इट। अगर कोई चेक आपका इश्यू हुआ है जो कि अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, that means it has not yet been deducted, then add it back to your passbook for on in your cash book. So the thing is, जो चीज नहीं हुई है वो कर दीजिए और जो चीज नहीं करनी थी वो मत कीजिए। That's the way to go with बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एक अच्छा सा एग्जांपल देते हुए मैं आपके सामने चलता हूं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको 31 मार्च 2017 को एक BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ट्रांजैक्शन दिए हैं कि आपके पास कैश बुक में 3200 ऑलरेडी मौजूद हैं। अब आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है। आपके पास कैश बुक में ऑलरेडी 3200 रुपीज मौजूद हैं। दे आर सेइंग चेक इशू किए, किसने? हमने चेक इशू किए। इस 3200 में से 1800 के मैंने चेक इशू किए। दोस्तों यही मैंने बताया ना, आपने जैसे ही चेक इशू किया होगा उसी मोमेंट पे आपने अपनी कैश बुक में से इसका बैलेंस घटा दिया होगा। 1800 के चेक इशू हो गए, आपने मान लिया आप पे 1400 रुपीज बचे हैं, बट द पर्सन टू whom those checks were issued has not yet presented the check in the bank। यानी आपके बैंक में अभी भी बैलेंस कितना चल रहा है? 3200 ही चल रहा है। तो कोई बात नहीं, वापस ऐड कर दीजिए इस 1800 को जो आपने डिडक्ट कर दिया है, लेकिन कैश बुक में नहीं ऐड करिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड कर दीजिए, जिससे मिलना हो जाएगा, मिलान हो जाएगा कि भाई डिफरेंस जो है वो क्यों आ रहा है। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। भाई आपने एक चेक डिपॉजिट किया 2000 का, ये कौन सा चेक डिपॉजिट है? आपको जो चेक मिला था किसी से, आपने डिपॉजिट किया और आपने डिपॉजिट करते ही अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी कि भाई 2000 रुपए बढ़ गए। बट दोस्तों जैसे आपका दिया हुआ चेक अभी तक बैंक में लगा नहीं था, वैसे आपका जमा किया हुआ चेक भी अभी तक सेंडर्स बैंक से रिसीव नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, आपने बैलेंस बढ़ा दिया था कैश बुक का, अब कम कर लीजिए। बैंक ने 150 रुपए के चार्जेस काट दिए, देखिए 150 रुपीज चार्जेस हैज बीन डेबिटेड बाय बैंक। आपको नॉलेज नहीं है, अब तो हो गई ना, अपनी कैश बुक में 150 रुपए कम कर दीजिए, नाउ चार्ज इट। कैश डायरेक्टली डिपॉजिट इन बैंक बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने फॉर समथिंग 5000 रुपीज डायरेक्टली आपके बैंक में जमा कर दिए। यू हैड नो आइडिया बट नाउ यू हैव आइडिया। तो 5000 बैंक में जमा हो गए हैं, आप अपनी कैश बुक में भी जमा कर दीजिए, हिसाब मिल जाएगा। फेल्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन येट नॉट रिवर्स बाय पेमेंट गेटवे। एक यूपीआई ट्रांजैक्शन था, फेल्ड हो गया। आपने फेल्ड होने के बाद अपने बैलेंसेस में से उसको नहीं कम किया, बिकॉज यू सेड कि ये फेल हो गया है, पैसा तो मेरा गया ही ना, बट बैंक में से वो अभी गेटवे में ही फंसा हुआ है। तो दोस्तों जो चीज अभी तक वापस नहीं आई है उसे फिलहाल बीआरएस में से कैश बुक में से घटा दीजिए, बिकॉज यू नो कि ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा है। एसएमएस अलर्ट चार्जेस 100 रुपीज। भाई बैंक ने जैसे ये वाले 150 लिए थे ना, वैसे ये वाले 100 भी लिए हैं। कोई बात नहीं, कैश बुक में से घटा दीजिए, सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सोल्यूशन। ओके, सम प्रॉब्लम हियर, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों मुझे, मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा था। तो दोस्तों ये रहा मेरा सोल्यूशन। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। चलिए, जूम नहीं हो रहा, यहीं पे देख लीजिए। बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि मैंने आपको यहां भी दिखाया था, बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपीज 3200। 3200 का आपका बैलेंस आपके पास मौजूद था। चेक इशू किए थे बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने अपने बैलेंस में से इसको कम कर दिया था। 3200 का कैश बुक का बैलेंस था ना, लास्ट में था, आपने 1800 माइनस कर दिया, बट वो कैश चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। तो अब इसको क्या करो, ऐड कर दो। दोस्तों कैश का बैलेंस होता है डेबिट, ये मैं आपको अलग से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कैश इज अ डेबिट बैलेंस। तो डेबिट मींस डेबिट बैलेंस में डेबिट करेंगे तो वो चीज बढ़ जाएगी, और यानी 32 प्लस 1800 बिकम्स 5000। आपने जो कैश डिपॉजिट किए थे चेक, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, माइनस कर दीजिए। भाई जब आएंगे तब ऐड करेंगे। बैंक के चार्जेस जो एक्चुअली में माइनस हो चुके हैं बट आपने अभी तक चार्ज नहीं किए, तो अब चार्ज करके माइनस कर दो भाई, 150 रुपए कर दो। कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर बैंक में आपके कैश डाल चुका है, अरे डाल चुका है तो आप इधर ऐड कर दो 5000 रुपीज।
फेल्ड यूपीआई ट्रांजैक्शन जो भी वापस नहीं आया है, जब वापस नहीं आया है तो आपको भी माइनस करके दिखाना होगा। और एसएमएस अलर्ट बाय बैंक, एसएमएस अलर्ट बाय बैंक के 100 रुपीज बैंक ने चार्ज कर लिए है, अब आप भी चार्ज कर दो, माइनस कर दो, यानी कि बैलेंस एज पर पासबुक कितना होगा, 4750 होगा। और अब जब आप पासबुक में ये सब चीजें ऐड कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस कितना आ जाएगा, 4750। सिंपल एज दैट। ये बैंकर कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट है। द मास्टर स्ट्रोक, द बॉस पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस इज कि बीआरएस बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो चीज नहीं हुई है वो अब कर लीजिए, और जो चीज नहीं करनी थी उसे सही कर दीजिए। ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। दिस इज अ डेमो स्मॉल वीडियो, वी विल मेक मोर ऑफ सच वीडियोस फॉर यू। Until then, all the very best. Take care, guys and girls. Bye bye.